हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत में ब्रिटिश शासन काल में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में चर्चा करूंगी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब हम औद्योगिकरण का अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश शासन का यह उद्देश्य था कि भारत को तैयार ब्रिटिश वस्तुओं का आयातक देश बना दिया जाए। भारत, जैसा कि हम जानते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिकरण का केंद्र रहा था और इसे औद्योगिकीकरण की कार्यशाला होने का श्रेय प्राप्त था। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के पतन के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में जो एक पारंपरिक ग्रामीण शिल्पकार और कारीगर वर्ग की उपस्थिति रही थी वह विलुप्त होने लगी थी और भारत उद्योगों का औद्योगिकीकरण के कारण कोई विकास नहीं हुआ था और भारत सूती वस्त्रों के एक निर्यातक से आयातक देश बन गया था। भारतीय आर्थिक व्यवस्था में आए इस परिवर्तन को ही इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा अंग्रेजी शासन में भारत में औद्योगिकरण की संज्ञा दी गई है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकरण का विचार सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकट किया गया था। वास्तव में ब्रिटिश शासन की नीति थी कि भारतीय उद्योगों की स्थिति ऐसी कर दी जाए कि वो कभी भी ब्रिटिश सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके और भारत हमेशा ब्रिटिश पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भर रहे। ब्रिटिश शासन में भारत में औद्योगिकरण की गंभीरता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहां 1881 में उद्योगों में लगे श्रमिकों की संख्या 21.1 मिलियन थी, वहीं 1931 में यह सिर्फ 12.9 मिलियन रह गई थी। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने ब्रिटिश शासन में भारत में औद्योगिकरण के संदर्भ में कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान 1700 में 24.4% था, जो 1950 में गिरकर 4.2% रह गया था। अब आगे मैं विस्तार से औद्योगिकीकरण के कौन से कारण रहे थे उस पर चर्चा करूंगी। भारत में ब्रिटिश शासन काल में औद्योगिकीकरण के कई कारण रहे थे और यदि हम इसकी चर्चा एक एक करके करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शाही दरबार का उन्मूलन हो गया था, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की मांग का एक प्रमुख स्रोत समाप्त हो गया, क्योंकि राज दरबारों में भारतीय हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं की काफी मांग होती थी। 1780 से 1854 तक इंग्लैंड में भारतीय सामानों के उपयोग करने पर लगाया गया प्रतिबंध भी औद्योगिकरण का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। 1700 से 1721 के कैलिको एक्ट्स के द्वारा भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक लगा दिया गया था। 1760 ईस्वी में एक महिला पर 200 पाउंड का जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसने भारत से आयातित रुमाल को अपने पास रखा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अन्य जो कारण रहे थे यदि उसकी हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में बुनकरों के गोदाम, जिन्हें औरांग कहा जाता था, की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। 1823 में भारत के 12,000 बुनकरों ने भारत की कंपनी सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसके वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सामानों की उपलब्धता के कारण तथा इनके सामाजिक हैसियत का प्रतीक बन जाने के कारण कुलीनों और शहरी अभिजात वर्ग के मध्य भारत में बने सामानों की मांग समाप्त हो गई थी। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपीय जो निर्माता थे उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है वह भी बढ़ गई थी। ब्रिटिश शासन में भारत में औद्योगिकीकरण का एक प्रमुख कारण भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यूरोपीय निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा दिया जाना भी रहा था। अंग्रेजों द्वारा अपने विनिर्माण उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सामानों पर अपने देश में आयात शुल्क लगा दिया गया था।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम औद्योगिकरण के विषय में और अधिक बात करें और इसके कौन से कारण रहे थे, तो इसमें हम देखते हैं कि जो उत्पाद शुल्क है वह भी एक कारण रहा था। लंकाशायर के विनिर्माताओं के दबाव के कारण भारतीय उत्पादों पर एक समान उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था, जिससे कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त नहीं हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से स्पिनिंग जेनी के विषय में बात करना चाहूंगी। भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से परंपरागत कतलियों पर आधारित था, जबकि ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी का प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी उत्पादकता कहीं अधिक रही थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आयात के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 1807 में जहां आयात का मूल्य 96 लाख पाउंड था, वहीं 1900 में यह बढ़कर 27 करोड़ पाउंड हो गया था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सामानों के देश में मांग काफी कम हो गई थी। भारत में गलाने के लिए प्रगलन भट्टियों में कोयले के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, किंतु अंग्रेज सरकार के द्वारा वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके कारण इन प्रगलन भट्टियों का इस्तेमाल कठिन हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम अन्य और जो कारण रहे थे, यदि उसके विषय में हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश औद्योगिक नीति रही थी वह भी भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उत्तरदायी रही थी। ब्रिटिश औद्योगिकी नीति का मूल उद्देश्य भारतीय उद्योग को ब्रिटिश उद्योगों की तुलना में विकसित नहीं होने देने का रहा था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार भी जो ब्रिटिश शासन के समय हुआ था वह भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उत्तरदायी रहा था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार अंग्रेजों द्वारा भारत में किए जा रहा था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के कारण शहरी क्षेत्र के युवा वर्ग के मध्य भारतीय सामानों की तुलना में अंग्रेजी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जा रहा था। अब आइए, जैसा कि मैंने अपने जो है पिछले कुछ वीडियो से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर की शुरुआत की थी, उसी के विषय में यहाँ पे आप लोगों से फिर से चर्चा करती हूँ। कंपटीशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो हो सकते हैं, यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि किस ब्रिटिशर के द्वारा भारतीय भट्टियों के बारे में विस्तार से लिखा गया है, और यदि उनके नाम के विषय में यदि हम चर्चा करें तो उनका नाम जो है वह जेम्स फ्रैंकलिन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, वो ये है कि भारत में कहाँ से तांबे के 8000 वर्ष पुराने नमूने मिले हैं। तो आपको याद रखना है कि ये मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में सबसे पुरानी भट्टी कहाँ से मिली है, यदि आप इसके विषय में जानना चाहें तो ये बालाकोट है, और आपको इसको याद रखना है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, यदि इसके विषय में हम जानना चाहें तो इनका नाम जो है वो जेम्स हारग्रीव्स है, और इसका जो आविष्कार है वो 1764 में हुआ था। औरांग क्या है, यदि इसके विषय में बात की जाए तो ये जो है ये एक पर्शियन जो है टर्म है फॉर अ वेयरहाउस। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम और इसके विषय में जानकारी इकट्ठा करना चाहें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, तो ये है कि फर्स्ट कॉटन मिल जो है भारत में कहाँ पर स्थापित हुई थी, यदि इसके विषय में बात की जाए तो ये बॉम्बे में स्थापित हुई थी। और कब हुई थी, तो ये स्थापित 1854 में हुई थी। स्मेल्टिंग क्या है, यदि इसके विषय में बात की जाए तो ये प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम रॉक और सॉइल है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के विषय में कि जो उनका तलवार था वो किससे बना हुआ था, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये वुड स्टील से बना हुआ था। और ये कहाँ से शब्द जो है ये वुड स्टील का वो कहाँ से आया है, तो ये कन्नड़ शब्द जो है उक्कू, इससे ये शब्द आया है। टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड पर क्या लिखा हुआ था, तो इसके विषय में यदि हम बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है quotations of Quran with gold। तेलुगु में स्टील को क्या कहा जाता है, यदि इसके विषय में हम बात करें तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसे जो है हुक्कू कहा जाता है। बेलॉस क्या है, बेलॉस के विषय में यदि बात किया जाए, जो ये बेलॉस जो है ये एक इक्विपमेंट है टू पंप एयर।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें कि चार्ल्स वेल्ड कौन थे, तो आपको याद रखना है कि जो चार्ल्स वेल्ड थे वो एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि आयरन ओर की जानकारी के विषय में बात की जाए, तो आयरन ओर की जानकारी चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा को किन लोगों से मिली थी, यदि इसके विषय में बात करें हम, तो ये हमें मालूम होता है कि इन्हें ये जानकारी जो है एग्रियास लोगों से प्राप्त हुआ था। अब आइए फिर से हम जो है चर्चा करते हैं कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के भारत में होने के कौन से कारण रहे थे, और यदि इसके विषय में बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मशीन निर्मित माल से जो प्रतिस्पर्धा उस समय उत्पन्न हुई थी, ये भी भारत में डीइंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण बना था। आरसी दत्त ने कहा है कि यूरोप के बिजली घर के आविष्कार ने भारतीय उद्योगों के ह्रास में पूर्णाहुति दे दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ददनी प्रथा के विषय में आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी। अंग्रेजों ने ददनी प्रथा के माध्यम से बुनकरों पर दबाव बनाया था। इस प्रथा में कंपनी के कर्मचारी बुनकरों को पेशगी रुपया के दे देते थे और बदले में एक शर्तनामा पर हस्ताक्षर करवा लेते थे, जिसके अनुसार बुनकरों को एक निश्चित तिथि पर, निश्चित मात्रा में, निश्चित मूल्य पर कपड़ा देना होता था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें 1813 के चार्टर का, तो हम कह सकते हैं ये भी जो है एक उत्तरदायी कारण डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रहा था। ब्रिटिश शासन काल में भारत में विऔद्धिकरण के लिए एक प्रमुख कारण 1813 ईस्वी का चार्टर भी रहा है, जिसके द्वारा भारत का बाजार ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था। और यहीं से हम कह सकते हैं कि जो है एग्जैक्टली जो है डीइंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो है वो कही जा सकती है कि इसके पश्चात ही हुआ है। अंग्रेजी शासन के दौरान आधुनिक परिवहन जैसे रेलवे के तीव्र विकास के कारण विदेशी माल की पूर्ति सहजता से होने लगी थी, और इसमें हम कह सकते हैं कि जो रेलवे का विकास उस समय अंग्रेजों के अधीन हुआ था, ये बहुत बड़ा एक कारण बना डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश उद्योगों के हित के लिए भारतीय कारीगरों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाकर उन पर नियंत्रण जो है वो रखा गया था। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में चार्ल्स वुड ने यह घोषणा की थी कि सभी प्रकार के सरकारी कार्यों में प्रयुक्त कागज की खरीद ब्रिटेन से की जाएगी। इससे भारत का कागज उद्योग बंदी के कगार पर चला गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है भारत में जो उद्योग रहा था बेसिकली पेपर इंडस्ट्री और साथ ही साथ जो है कॉटन इंडस्ट्री इस पर निर्भर रहा था, और चार्ल्स वुड की घोषणा के पश्चात पेपर इंडस्ट्री जो है उसे बहुत बड़ा आघात लगा था, और ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण जो है अन्य डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भारत में बना था। डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के जो अन्य कारण रहे थे, यदि उसके विषय में हम बात करें तो हम कह सकते हैं जो काम करने की जो बाध्यता रही थी, इसको लेकर के भी कहा जा सकता है कि ये डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा था। भारत के कारीगरों को इस बात के लिए बाध्य किया गया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करें, न कि वह स्वयं का कार्य करें। ब्रिटिश शासन में विद्योगीकरण के लिए ब्रिटिश शासकों के द्वारा अपनाई गई दो तरफा कर की नीति भी रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय सामानों पर ऊंची दर से कर लगाकर भारतीय बाजारों में अपने माल को बेचना रहा था। ब्रिटिश शासन में भारत में विऔद्योगीकरण का एक प्रमुख कारण भारतीय कारीगरों का समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलना भी रहा है। दूरदर्शिता के अभाव में वे अपने परंपरागत उत्पादक तकनीक को ही प्राथमिकता देते रहे, न कि औद्योगिक प्रशिक्षण और मशीनों के प्रयोग को। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम वाणिज्य अधिकारी से संबंधित यहाँ पे बात करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य कर रहे वाणिज्य अधिकारियों के द्वारा अपने अधिकारों के गलत प्रयोग से भारतीय कारीगरों को ऐसे माल के निर्माण करने से रोका गया जो इंग्लैंड में निर्मित माल को बाजार में प्रतियोगिता दे सके। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बात की जाए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की या औद्योगिक क्रांति की, तो हम कह सकते हैं कि भारत में डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ये भी उत्तरदायी रहा है। ब्रिटिश शासन काल में भारत में विऔद्योगीकरण के लिए एक प्रमुख कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भी रही है। सूती वस्त्र उद्योग में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में इंग्लैंड में बने कपड़े का अंबार लग गया था। ब्रिटिश शासन काल में विऔद्योगीकरण के लिए एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि विदेशी नए बाजारों को भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान नहीं खोजा गया था। तो एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा था क्योंकि नए बाजार जो नहीं मिल पा रहे थे
ब्रिटिशर्स को, इसलिए भारत को जो है वो एक बाजार की तरह यूज कर रहे थे अपने जितने भी निर्मित माल है उसको डंप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे यदि गिल्ड संगठन के विषय में बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय गिल्ड संगठन और अन्य निकायों के प्रभाव में कमी आ गई थी, जिससे नियंत्रण एवं सर्वेक्षण में कमी के कारण भारतीय वस्तुओं में मिलावट और घटिया किस्म जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि उद्यमी वर्ग के विषय में बात करें तो हम देखते हैं कि विऔद्योगिकरण का एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में जो उद्यमी वर्ग थे उसका अभाव रहा था। रेलवे की सहायता से इंग्लैंड के उत्पादक भारत के दूरस्थ गांव में पारंपरिक उद्योगों तक पहुंच सके थे और उनका विनाश करने में भी सक्षम रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि सैन्य हथियार को लेकर के यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय कारीगरों से हथियार खरीदने के स्थान पर सभी सैन्य सामग्री ब्रिटेन से खरीदे गए, जिससे परंपरागत नक्काशीदार हथियार उद्योग बंद हो गए थे। संरक्षण का अभाव भी कहा जा सकता है कि डिइंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे उभर के हमारे समक्ष आता है। भारतीय राजाओं के द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को पूर्ण संरक्षण दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार के कारण यह समाप्त हो गया था और यही हम कह सकते हैं कि बुनकरों के पलायन का भी कारण बना था। ददनी प्रथा के कारण तथा अंग्रेज अधिकारियों के दंडात्मक कार्रवाइयों के डर से कई बुनकरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और दूसरे गांव चले गए थे और खेती करने लगे थे। फिर से मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉर्नर है उसमें आती हूँ और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं इस टॉपिक से संबंधित उसके विषय में एक एक करके यहाँ पे चर्चा करूंगी। राजाहारा हिल्स जो है वो किस लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है ये आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता की जो स्थापना है वो कैसे हुई थी, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के 3 गांवों को मिलाकर 1696 में इसे बनाया था। टैरिफ क्या है यदि इसके विषय में हम बात करें तो ये ड्यूटीज और कस्टम्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो ये आरसी दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ये आप सभी को इसकी जानकारी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे सेंसस ऑपरेशंस भारत में कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 1872 में हुई थी। बंडाना क्या है, बंडाना जो है एक्चुअली ये एक कलर्ड प्रिंटेड स्कार्फ है। बंडाना शब्द कहाँ से आया है, तो ये हम देखते हैं कि ये हिंदी वर्ड बंधना से आता है। इंडिया टुडे किसने लिखी है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि इंडिया टुडे जो है वो आरपी दत्त के द्वारा लिखित है। मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपको जैसे इसकी जानकारी होगी, मिर्जापुर जो है वो कारपेट इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। फ्लाई शटल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो आविष्कार है वो जॉन के द्वारा 1733 में हुआ था। जरी क्या है, तो जरी एक्चुअली जो है वो थ्रेड मेड बाय गोल्ड और सिल्वर है। इंग्लैंड का मेजर सोर्स ऑफ कॉटन जो है वो क्या है, तो 1862 का कौन सा देश रहा था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये यूएस रहा था। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया कहाँ स्थापित हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है फर्स्ट सूरत में हुई थी। फर्स्ट ब्रिटिश एक्सप्लोरर हु हैड एन ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया, ये जॉन मिडनाल रहे थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस भारत में कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको यहाँ याद रखना है कि 28 जून 1858 है। ब्रिटिश शासन काल में भारत में उद्योगों के विऔद्योगीकरण के लिए एक प्रमुख कारण यह भी रहा कि भारत में निर्मित सूती कपड़ों की तुलना में ब्रिटेन से मंगाए गए मशीन से बने कपड़े अधिक सस्ते थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों के विषय में बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि 1860 का जो गृह युद्ध था ये सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक रहा था
और इसके विषय में यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि इस गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन को मिलने वाले कपास की पूर्ति बंद हो गई थी, जिसके कारण कपास के लिए ब्रिटेन भारत का आश्रित हो गया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के बुनकरों को कपास की पूर्ति में कमी आ गई थी। गृह युद्ध के कारण भारत से कॉटन के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। 1800 में जहां 5 लाख बेल्स निर्यात होते थे, वहीं 1859 में यह संख्या बढ़कर 12.6 बेल हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि वन कानून से संबंधित बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में वनों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए बहुत से वन उत्पाद का मिलना बंद हो गया था। भारत का विदेशी व्यापार भारतीयों के स्थान पर विदेशियों के हाथों में केंद्रित हो गया था, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को काफी हानि उठानी पड़ी थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अन्य और जो कारण थे उसके विषय में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का जो हित था वो भी एक कारण रहा था। और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत में ब्रिटेन का मुख्य हित भारत को औद्योगिक रूप से विकसित करना नहीं था, बल्कि एक कृषि फार्म के रूप में विकसित करना रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारणों के विषय में बात करें तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि 1930 की जो मंदी रही थी ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरा था। इस मंदी के कारण भारत के पारंपरिक उद्योगों जैसे कपड़ा, जूट, चीनी, कागज, सीमेंट, पिग आयरन को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों के विषय में बात की जाए जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उत्तरदायी रहे थे, तो इसमें नवीन आर्थिक ढांचा भी जो है वो एक रहा था। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में जिस आर्थिक ढांचे का निर्माण किया गया था वह सिर्फ औपनिवेशिक संस्थाओं के विकास और लाभ का समर्थन करता था। भारतीय शिल्पकारों और कारीगरों के द्वारा ब्रिटिश सामानों की नकल की गई थी, जिससे स्वदेशी जो कला थी वह लुप्त हो गई थी। चमड़ा उद्योग के संबंधित यदि हम बात करें और यह किस प्रकार से विऔद्योगीकरण के लिए कारण बना, तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का एक अलिखित आदेश था जिसमें एक भारतीय को पेटेंट चमड़े का जूता पहनने पर उसे खोलने के लिए विवश नहीं किया जाता था, वहीं देसी जूते पहनने पर उसे उतारने के लिए विवश किया जाता था। इस व्यवहार के कारण भारत का काशीदाकारी जूता उद्योग बंदी के कगार पर चला गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बात की जाए भारतीय जहाजरानी उद्योग से संबंधित, तो हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि भारतीय जहाजों के स्थान पर केवल ब्रिटिश जहाजों का प्रयोग व्यापार में किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के हथियार रखने और उसको प्रयोग करने पर निषेधाज्ञा लगा दिया था, जिससे कच्छ और सिंध में हथियारों और ढालों पर किए गए बेल, बूटे और पच्चीकारी के कार्य को काफी नुकसान पहुंचा था। नेक्स्ट यहाँ पर यदि आधारभूत उद्योगों की कमी के संबंधित बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि भारत में मशीनी औजार, इंजीनियरिंग और धातु शोधन संबंधित आधारभूत उद्योग नहीं के बराबर थे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बात की जाए भारत में विऔद्योगीकरण के कारणों के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि जो अनुसंधान का अभाव रहा था ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। भारत शिल्पकला आधारित उद्योगों का गढ़ था, लेकिन यहाँ शिल्पकला के विकास संबंधी अनुसंधान की कोई व्यवस्था नहीं थी। असंतुलित विस्तार जो रहा था, हम कह सकते हैं कि ये भी एक वजह बना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। भारत में उद्योगों का फैलाव असंतुलित था, वह देश के कुछ भागों और नगरों तक ही सीमित था। सिंचाई और बिजली की जो व्यवस्था रही थी उस समय, ये भी हम कह सकते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कारण बना। भारत में सिंचाई और बिजली की सुविधाएं बहुत अधिक विकसित अवस्था में नहीं थी, जो कि उद्योगों के लिए आवश्यक थी। नेक्स्ट यहाँ पे यदि बात की जाए अन्य और कारणों की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रतिकूल मानसून था ये भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगीकरण के लिए एक कारण बना। मानसून की अनिश्चितता के कारण वर्षा के अभाव में खाद्यान्नों की कीमत बढ़ गई थी, जिससे कि भारतीय उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई। मजदूरी की वृद्धि के कारण कपड़ा उद्योग इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग के समक्ष खड़ा नहीं रह सका था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के समय विऔद्योगीकरण के लिए अनेक बातें जिम्मेदार रही थीं और इसके पीछे ब्रिटिश शासन की यह सोच रही थी कि भारतीय उद्योगों को ब्रिटिश उद्योगों की तुलना में कभी भी आगे नहीं आने दिया जाए।
अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं डीइंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव के संदर्भ में चर्चा करूंगी। इसी के साथ अपने आज के इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।